चलो जी, गुड इवनिंग वंस अगेन। क्लास को चालू करते हैं। और कितनी कहानी पहुंच गई थी? पीछे पहुंच जा, अलग बैठो सब। कौन नहीं आया अभी? और वो नहीं आएगा आज, और दूसरा भी खिलाड़ी घूमने गया हुआ है। चलो ठीक है, ठीक है। चलो सुनो भाई, देखो आपका बस एक रिलेशन छोटा सा बताना रह गया था केमिकल इक्विलिब्रियम का। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा और हम आ जाएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो भी आपने कहानी करी है सीधी सीधी समझ में आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पर जैसे ही आप आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आओगे और जैसे ही मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे और थोड़ा सा खिचड़ी सी पकने लगेगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हमें ना समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये खिचड़ी जो है वो इसमें चल क्या रहा है। अगर हम रटेंगे तो फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे गिनती में, जो कि थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं रहते इतने सारे फॉर्मूले एक साथ याद करना। तो इसमें बेटर एडवाइस ये रहती है कि थोड़ा सा समझ के एक बार आराम आराम से चलते हैं। ठीक है ना, हो सकता है थोड़ा सा टाइम हम ज़्यादा लगा दें, पर आपको समझ में एकदम अच्छे से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आ जाएगा समझ में तो फिर वो लर्न करने में और याद रखने में आपको अंदर से जो है वो एक मोटिवेशन आएगी कि जब इतना कर लिया है तो फिर इसको भी याद ही कर लेते हैं। ऐसे दोनों के कम्बिनेशन से ये आयनिक हो पाएगा। ठीक है ना, तो आयनिक आज का मेन रहेगा। एक छोटा सा एक्सप्रेशन लास्ट क्लास का केमिकल इक्विलिब्रियम की एंडिंग करवा दें हम, और उसका एक्सप्रेशन ये है वो थर्मोडाइनमिक्स में भी आप लोग कर चुके हो। दैट इज डेल्टा जी आर गिब्स फ्री एनर्जी is equal to delta gr naught, that is Gibbs free energy at standard state, plus 2.303 RT log QP। ठीक है, फिर अगर बात आती थी एट इक्विलिब्रियम पे, तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी आर क्या हो जाता था? 0, और डेल्टा जी आर नॉट क्या हो जाता था? -2.303 RT log केपी। ये केपी आप लोगों का क्या हो जाता है अब? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एट इक्विलिब्रियम क्यूपी बिकम्स इक्वल टू केपी। ये फंडा क्लियर है? यस और नो बोलो यार। ठीक है ना, तो ये कहानी, ये फॉर्मूला जिसमें के इक्विलिब्रियम आ रहा है और गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड स्टेट आ रही है, इसको आप लोग रख लो ध्यान। बाकी इसकी कहानी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर से कर लेना। जो भी लास्ट टॉपिक आपको करवाया था, जितने भी आपको लास्ट फॉर्मूले बनवाए थे, वहाँ से एक बार नोट डाउन कर लेना। ठीक है ना, डेल्टा जी को डेल्टा एच की टर्म्स में कन्वर्ट करके एंड सो ऑन। अभी मैं इसको ख़त्म करूँगा क्योंकि हमें आयनिक इक्विलिब्रियम अपना मेन स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम। इसको नोट कर लिया हो तो उसके बाद मेन हेडिंग बनाना आयनिक इक्विलिब्रियम। ये नोट हो गया? साथ साथ लो, 10-15 सेकेंड और लो, इसे ख़त्म करो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो जी, मेन हेडिंग आज की कहानी स्टार्ट कर देते हैं अपन लोग। आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, तो आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पे वर्ड आया इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट? जो आयंस देते हैं, ठीक है, इन वाटर, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ पे अपने पास कुछ आएंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और कुछ आएंगे अपने पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। और साथ साथ आपको पता होने चाहिए कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साथ में लिखते चले जाना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में कुछ बता दें। विच डिसोसिएट्स इनटू इट्स आयंस कंप्लीटली इन वाटर, उनको कहेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आयोनाइज वर्ड भी लगा सकते हो यहाँ पे, विच आयोनाइज
इनटू इट्स आयंस कंप्लीटली इन वाटर, ठीक है ना, वो होते हैं अपने पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स लिख लो, HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4 एटसेट्रा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इलेक्ट्रोलाइट में क्यों आए? क्योंकि एसिड का काम होता है H+ देना। अब तक आपको एक डेफिनेशन पता है एसिड्स के बारे में, एसिड्स का क्या काम होता है? H+ देना। तो जो फटाक से H+ अपना निकाल देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और आप कह सकते हो कि वो आयोनाइज हो रहे हैं, ठीक है, बढ़िया से, तो वो क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गए। तो इसी तरीके से सर फिर स्ट्रॉन्ग बेस भी हो जाएंगे, क्योंकि बेस भी जो फटाक से OH- दे देता है वो सॉल्ट है बेटा, उसकी बात करेंगे अभी। LiOH थोड़ा कम है पर ठीक है, इसी में ही काउंट होता है। NaOH, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप के आपके मेटल्स हो गए। ठीक है, या ठीक है, HClO4 पर क्लोरिक एसिड, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे, ठीक है। सॉल्ट्स की बात कर लेते हैं। NaCl आप कह रहे थे, KCl हो गया, बेरियम क्लोराइड हो गया, एटसेट्रा, काफ़ी सारे होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आप ये बात ध्यान रखना, जो सॉल्ट होते हैं वो पानी में क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं, राइट। नमक को तो डिसोसिएट होता सबने देखा ही है ना। करो, नोट करो, ये तो आपने बचपन में भी ऐसी कुछ डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। अच्छा, जिस सॉल्यूशन में आयंस होते हैं वो सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, यस और नो? कर सकता है। तो एक पॉइंट और बना लेना इसके नीचे, सॉल्यूशंस ऑफ सच इलेक्ट्रोलाइट्स आर हाईली कंडक्टिंग। हाँ जी, NaCl नहीं, Na+ और Cl- में टूट जाता है, पानी उसको डिसॉल्व कर लेता है चारों तरफ से। वो तो एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर होता है। नहीं, उतना रिवर्सिबल रिएक्शन इतनी वो डोमिनेटिंग नहीं है उसकी, ठीक है। बड़े आगे बढ़े, नोट हो गया यहाँ तक, क्लास तक? हेडिंग बना लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप लोग क्या लिखोगे? आयनाइज पार्शियली इन वाटर। पेन है, देते हैं अभी। ठीक है बच्चों, इसमें एग्जांपल बना लो वीक एसिड के। एसिटिक एसिड आप लोगों ने सुना है, तो कभी R ग्रुप लगाओ, मतलब R में कितने ही कार्बन हो सकते हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4, एक तो मिनिमम रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का? वीक एसिड हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा आपको दिखेगा HCN दिखेगा,
HOCN भी दिख जाएगा कभी, HCN आपको कई दफ़ा मिलेगा, ठीक है, H2CO3, H3PO4 एटसेट्रा। ये आप लोग के क्या होते हैं, वीक एसिड। तो वीक एसिड अपना H+ देना पसंद नहीं करेंगे और इसीलिए वो वीक होंगे, या देंगे तो बहुत ही कम अमाउंट में देंगे। जो पार्शियली डिसोसिएट होगा कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होगा। पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा, जो थोड़ा सा डिसोसिएट होगा पूरा डिसोसिएट नहीं होगा। उसी तरीके से वीक बेस आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, अमोनिया आपको देखने को मिल सकता है, NH3। अमोनिया कैसे बेस है आज आपको पता लगेगा, नहीं तो आप बोलो सर अमोनिया में तो OH ही नहीं है, आपने पहले तो स्ट्रॉन्ग बेस में सारे के सारे OH बनाए थे, तो फिर अमोनिया कैसे आप लोगों का बेस हुआ, राइट। तो एसिड बेस की डेफिनेशन आज ही हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए ऐसे समझ लें, चलिए ये पानी में जाएगा तो NH4OH बना देगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड आप लोग सुनोगे तो उसको कहना क्या है, वो वीक बेस है। वीक एसिड और वीक बेस का याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा आपको इस चैप्टर में कुछ भी आगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। N2H6 इसका नाम होता है हाइड्राजीन, यह आपने पहली बार सुना होगा शायद। हाइड्राजीन NH2 बनाते हैं, ये आपका अमीन होता है। अमोनिया पे अगर H हटा के कार्बन की चेन लगा देते हैं तो उसको अमीन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, अमीन। ये क्लास 10th में भी बताया जाता है आपको, लास्ट चैप्टर में 4th चैप्टर में, फिर भी कोई बात नहीं। ये क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, अमोनिया। H हटा के क्या लगा दिया, R, तो ये क्या बन गया, अमीन। साथ में क्या है मेरे पास, N2H6, ठीक है, हाइड्राजीन। चलो आगे बढ़े। तो इसके सॉल्यूशन भी कैसे होंगे, लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन, लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन होंगे। इसके बाद एक तीसरी कहानी रहेगी नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, उसको लिख लो। डिसॉल्व तो हो जाते हैं पानी में, बट डू नॉट आयोनाइज। डिसॉल्व हो जाते हैं पर अपने आयंस में ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल में ग्लूकोज यूरिया, ग्लूकोज, सॉल्ट तो बेटा सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएंगे, ठीक है। ग्लूकोज, यूरिया, अल्कोहल एटसेट्रा, इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग होंगे। क्या होंगे, ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट वर्ड का मतलब होता है लगभग, ना के बराबर। तो इसमें फिर भी मैंने गुंजाइश छोड़ दी है, मतलब मैंने ये नहीं बोला कि नॉन कंडक्टिंग है, मैंने बोला लगभग ना के बराबर है। तो लगभग में कौन कंडक्ट करवा रहा होगा, पानी। पानी अपने H+ आयंस कम देता है इन सबके मुकाबले जो पीछे आप लोगों ने देखे हैं, पर फिर भी एक चांस होता है कि पानी जो है वो H+ और OH- आयंस जो है वो दे देगा, ठीक है। तो इसीलिए पानी के आयंस यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा काम कर जाएंगे, अगर करेंगे तो, बाकी ये जो हो जाएंगे वो ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टिंग हो जाएंगे। सही है। ठीक है, चलिए जो पहले आपने किया है उसका इस्तेमाल करेंगे अभी। हेडिंग बना लेंगे आर्हीनियस थ्योरी ऑफ डिसोसिएशन। देखिए जो अब आप देख रहे हो ये आपको पूरे चैप्टर में लास्ट तक करना पड़ेगा, ठीक है, और आप पहले भी कर चुके हो, बस अब एक नए तरीके से करेंगे। आर्हीनियस थ्योरी ऑफ, नहीं एसिड बेस की बात नहीं कर रहे अभी हम, डिसोसिएशन आपको एक बार करके बताएंगे। एसिड बेस करवा देंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, मेरे पास ए बी एक्वस है, पानी में जाने के बाद वो ए प्लस और बी माइनस एक्वस में डिसोसिएट हो जाता है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि इसकी कंसेंट्रेशन बताओ, ये सॉल्यूशन में है, इसकी कंसेंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लेता हूँ c। यहाँ पे मैं कंसेंट्रेशन क्या मान लेता हूँ, c। c स्टैंड्स फॉर कंसेंट्रेशन। तो ये क्या होगा 0 और ये क्या होगा 0, क्योंकि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये कुछ हुआ ही नहीं होगा। एट t इक्विलिब्रियम c में से c अल्फा डिसोसिएट होगा, यहाँ पे अल्फा का बहुत रोल आने वाला है। तो अल्फा क्या था आप लोगों का, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, जितने डिसोसिएट हो गए अपॉन जितना उसको लिया होगा, राइट और रॉन्ग। मतलब क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, हाँ नंबर ऑफ substance dissociated divided by number of moles taken। तो C में से अगर C अल्फा डिसोसिएट होगा तो शौर्य बताएगा, यहाँ पे 1 से 1 बन रहा है तो कितना बनेगा, और यहाँ पे भी कितना बनेगा C अल्फा। ठीक है, तो K डिसोसिएशन क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन क्या होगा बताना, आयंस की टर्म्स में बताओ, कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ B माइनस डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ AB। बोलो यस और नो। तो ये क्या बन जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C कॉमन 1 माइनस अल्फा, C से C कैंसिल, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जब भी आप डिसोसिएट करोगे याद रखो 1:1 के रेशियो में ये कहानी होगी, तो आपको यहाँ तक आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो कि ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये बहुत आप बनाते देखोगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो पहले ही बता दिया। अब एक बार अल्फा को क्या क्या फैक्टर, अल्फा पे कौन कौन सा फैक्टर जो है वो अपना असर डालेगा, तो आप हेडिंग बना सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। तो एक एक करके हम वो फैक्टर्स देखने वाले हैं जो हमारे इस अल्फा को अफेक्ट करेंगे। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है बेटा अपने पास, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और हाँ, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या थे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। अब कंप्लीटली का मतलब है 100% डिसोसिएट हो जाएंगे, मतलब 100 अल्फा हो गया 100/100 दैट इज 1। तो अल्फा यहाँ पे क्या रहेगा आपका, अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल। अगर पूरा डिसोसिएट हो गया, देखो ना, अगर अल्फा 1 है तो C माइनस C क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा डिसोसिएट हो गया। समझ गए नहीं समझ गए बोलो। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा क्या है आपका 1, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मच लेस देन 1 होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लिखते जाओ साथ साथ। तू बैठा क्यों है, लिख क्यों नहीं रहा। ये लिख लिया फैक्टर, इसको मैं लिखे रहने दे रहा हूँ, यहाँ पे फैक्टर चेंज कर रहा हूँ बस, ताकि ये ना सामने रहे आपके पास। हटा दें इसको, साथ साथ ही लिखते जाना है ना। अभी अगला लिख लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सेकंड फैक्टर लिखो नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और इसमें लिखो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ज्यादा होगा सॉल्वेंट का, उतना अल्फा क्या होगा ज्यादा। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट के ज्यादा होने से वो आयंस को अपने अंदर डिसॉल्व आसानी से कर सकता है।
जैसे वाटर है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक सॉल्वेंट के लिए एक पैरामीटर बना रखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नाम का। तो हर सॉल्वेंट का कुछ फिक्स अपना अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो उसके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये सॉल्ट कौन से वाले सॉल्वेंट के अंदर ज़्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो जिसका ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो जो है वो उसको आसानी से ज़्यादा डिसॉल्व कर लेगा। फंडा समझ में आ रहा है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या पर्पस क्या है? हर सॉल्वेंट का अपना अपना फिक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो सॉल्ट उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि किस में ज़्यादा डिसॉल्व होएगा और किस में कम डिसॉल्व होएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा तो अल्फा ऑब्वियसली अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगी? ज़्यादा। एग्जाम्पल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वाटर जो होता है वो आप लोगों का अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 80 के आसपास रहता है, ठीक है। देन अपने पास NaCl सॉलिड है, इसको आप जब पानी में डिसॉल्व करोगे तो किस में टूटेगा? ये Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस में ये ब्रेक डाउन होगा, यस और नो? अब आप ये सोचो कि सर जब ये सॉलिड था, देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, 700-800 डिग्री सेल्सियस पे जाकर ये मेल्ट होता है। कौन? NaCl। NaCl नमक आप लोगों का ये एक आयनिक कंपाउंड है, सबको पता है ये बात। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, तब जाके ये मेल्ट करता है और तब जाके ये कंडक्ट करेगा। पर जैसे ही आप इसको पानी में डाल दोगे तो आपको टेम्परेचर की ज़रूरत ही नहीं है, पानी अपना काम कर देगा। मतलब पानी क्या कर देगा? पानी इसके बीच में जो पॉजिटिव नेगेटिव की अट्रैक्शन है उसको पानी ब्रेक डाउन बहुत ही आसानी से कर देगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको कहाँ डाल दो? पानी में डाल दो सीधा। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है। चलिए इसको और थोड़ा सा समझाते हुए कि पानी कैसे अपना काम करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में फिजिक्स लगाते हैं प्लस माइनस वाली, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाली, तो K Q1 Q2 अपॉन R² होता है और नीचे D भी होता है। D स्टैंड्स फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर ये नमक हवा में है, एयर में है, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 1। कितना होता है? 1। पर जैसे इसको पानी में डाला तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 80। तो 80 गुना कम हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में, तो इजीली अब वो क्या हो जाएगा? ब्रेकेबल हो जाएगा और इस तरीके से वो टूट जाएगा। ये फंडा क्लियर हो रहा है? तो वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयनिक कंपाउंड्स एंड पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। रख लो ध्यान, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, याद नहीं करना। एंड पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तीसरा फैक्टर यहीं लिखूंगा, इसको हटाऊंगा। नोट हो गया साथ साथ? बढ़े आगे बढ़े। तीसरा फैक्टर लिख लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं अभी नहीं बता रहा आपको, क्योंकि इसको ख़त्म करने के जस्ट बाद इसी को इलेबोरेट करेंगे। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ एक बात करेंगे, उसके अंदर आपको कहानी बताएंगे। ठीक है, इसको हटा दो। देन फोर्थ फैक्टर आप लोग लिख लो, टेम्परेचर। देन फोर्थ फैक्टर आप लोग लिख लो बेटा टेम्परेचर का। थर्ड वाले के लिए नहीं, जगह मत छोड़ो, मैं बाद में, पूरा टॉपिक है इसके लिए तो ज़्यादा टाइम, ज़्यादा पेज लगेंगे। ठीक है, टेम्परेचर। टेम्परेचर में लिख लो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक कौन सी होती है? जिसमें हीट एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। फॉर एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन,
डेल्टा एच पॉजिटिव होती है जिसके अंदर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो डिसोसिएशन आपकी बढ़ेगी। एंडोथर्मिकली बात हो रही है, ठीक है। ज़्यादातर केस आपको ऐसे ही मिलेंगे, तो खाली इसी को ध्यान रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो आप ऐसे समझ लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो बॉन्ड टूट रहे होंगे और अल्फा आपका बढ़ रहा होगा, ठीक है। हटाएं इसको। हटा दे बच्चों। देन अपना 5वां फैक्टर है कॉमन आयन इफेक्ट। देन अपना 5th फैक्टर क्या रहेगा बेटा? कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसमें अपन लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये किस में डिसोसिएट होगा? एसीटेट आयन और H+ में डिसोसिएट होगा, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka। ये K के नीचे A क्यों लगाया है, थोड़े टाइम के बाद आपको पता लग जाएगा। अभी आप ऐसे समझ लो, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को क्या कहूँगा? Ka कहूँगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को। तो कैसे निकालते हो? दिस इंटू दिस अपॉन दिस, ये तो पता है ना आपको। हेडिंग क्या डलवाई है? कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है बच्चों, कॉमन आयन। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मैंने इसमें HCl गैस पास करा दी। कौन सी गैस पास करा दी? इस सॉल्यूशन को पास करा दिया HCl गैस से। मतलब मेरे पास अब इस सॉल्यूशन में H+ आयन्स हैं, पानी से पास करा है क्योंकि, और Cl- आयन्स हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ गया ड्यू टू HCl। ये H+ का कंसेंट्रेशन बढ़ गया ड्यू टू HCl। तो ये रिएक्शन H+ के बढ़ने से कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? बैकवर्ड में मूव करेगी, और आपका अल्फा जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर लिख लो, व्हेन ए कॉमन आयन concentration of weak electrolyte is ठीक है, ड्यू टू कॉमन आयन concentration of weak electrolyte, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, ये तो बढ़ रहा है, बट अल्फा सप्रेसिस। ठीक है बच्चों, ये कहानी क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि HCl पढ़ने से रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव हो गई? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो गई। चलो एक कोई पर्टिकुलर केस आ गया, फॉर सपोज करते हैं अपने पास इस तरीके से एक केस आया जिसके अंदर सेम मेरे पास ये रिएक्शन है। ये धीरे धीरे आपको बातें समझ में आएंगी, ठीक है। ये पर्टिकुलर केस है, ये हर बार नहीं आता। ये इक्विलिब्रियम बना है, मैंने बोला ये H+ का कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वॉल्यूम भी दे दिया और कंसेंट्रेशन भी दे दिया। मैंने इसमें HCl ऐड कर दिया, और HCl ऐड कर दिया 0.01 मोलर वाला। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? H+ और
Cl माइनस में, तो ये कंप्लीटली जब डिसोसिएट हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 1:1 बन रहा है, तो ये 0.01 मोलर बनेगा। तो मैं यहाँ से कहता हूँ कि HCl का कंसेंट्रेशन आ गया 0.01 मोलर, और ये भी मैंने 1 लीटर डाला था। HCl भी कितना डाला था? 1 लीटर डाला था, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे आपको कहने के लिए एक बात है कि अगर मैं H+ फाइनल कंसेंट्रेशन निकालना चाहता हूँ तो H+ की कंसेंट्रेशन एक तो ये हो जाएगी, बोलो यस और नो, अरे बोलो यस और नो, और एक कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी आप लोगों की 0.01, अरे बोलो यस और नो। तो पर वॉल्यूम आपकी क्या हो जाएगी 2 लीटर, वॉल्यूम क्या हो जाएगी 2 लीटर। देखो मेरी बात सुनो, जो आपका कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वो आपका क्या होता है? मोल्स अपॉन। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, पहले मोल्स निकालने पड़ेंगे इधर से इस H+ के, और मोल्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वॉल्यूम क्या है आपकी 1 लीटर, तो 1 इंटू समथिंग आंसर वही रहेगा, समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा मोल्स 0.1 इंटू 1, ये मोल किसके हो जाएंगे? इस H+ के, प्लस 0.01 इंटू 1, ये मोल किसके हो जाएंगे? इस H+ के, समझ रहे हो ना। तो टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 + 1 2 लीटर हो जाएगा, ये बनेगी कंसेंट्रेशन। तो ये कंसेंट्रेशन कितनी बन रही है आपकी? लगभग 0.055 मोलर। तो आप ये देखो बेटा कि H+ फाइनल इस इक्विलिब्रियम में H+ का कंसेंट्रेशन पहले ये था, और इतना कंसेंट्रेशन इसका डालने के बाद अब जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। अरे 0.1 बड़ा होता है 0.05 से, कंसेंट्रेशन क्या हो गई है? कम। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी? अबे फॉरवर्ड में मूव करेगी चाचा, अकॉर्डिंग टू लीच एटलियर प्रिंसिपल। अगर कभी कंसेंट्रेशन कम हो जाए उसी दिशा में आपकी रिएक्शन मूव करने लगती है, तो इन दिस केस रिएक्शन विल मूव इन, हाँ तो बेटा वही मैं कह रहा हूँ, रटना नहीं है, मैं तो वही आपको समझाने के लिए 2-4 कहानी एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। देखो चलो सिंपल कर देता हूँ आपके लिए। देखो ये तो केस बहुत पर्टिकुलर मैंने आपको दे दिया है ना। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको कंसेंट्रेशन कभी मेंशन ना हो, कभी कुछ मेंशन ही ना हो कि कंसेंट्रेशन उसकी इतनी है उसकी इतनी है, ये वाला H+ डाला है वो वाला डाला है, तो आप ये पॉलिसी चलाओगे। दिस इज़ वेरी सिंपल, समझ रहे हो ना कि रिएक्शन कौन सी दिशा में गई? बैकवर्ड, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से। पर अगर आपको कभी कंसेंट्रेशन गिवन आ जाए तो फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि फाइनल वाला जो आयन आपका कॉमन आ रहा है उसकी फाइनल कंसेंट्रेशन क्या बनी। अगर वो बढ़ रही है तो फिर बैकवर्ड जाएगी, अगर वो हो ही कम रही है तो फिर फॉरवर्ड जाएगी। समझे कि नहीं समझे भैया? अबे तो तुम क्या रट क्यों रहे हो? तुमको ये समझ नहीं आया? तू ये बता ना, ये देख हमने H+ फाइनल कंसेंट्रेशन निकाल लिया, हमने यहाँ से इस H+ के पहले मोल्स निकाले और फिर इस वाले H+ के मोल्स निकाले क्योंकि कंसेंट्रेशन गिवन थी। तो मैंने इनके मोल से फाइनल मोल्स ऐड करके बना लिया अपॉन फाइनल वॉल्यूम, फाइनल कंसेंट्रेशन आ गया। तो अब H+ का कंसेंट्रेशन ड्यू टू दिस कम हो गया, इसको भी तो मिलाएगा ना। तो फाइनल, अरे कंसेंट्रेशन तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, ये वॉल्यूम ही 1 लीटर बहुत सारा डाल दिया मैंने। अरे बोलो यस और नो। तो अब कम हो गया भाई, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। समझे कि नहीं समझे? बोलो। तो जिस डायरेक्शन में कंसेंट्रेशन कम होगी उसी डायरेक्शन में जाना है। चलो कर लो इसको नोट। वो स्पेसिफिक केस है, ये जनरल केस है बेटा, ये वाला जनरल रहेगा, ठीक है। अगर कुछ मेंशन्ड नहीं हो तो फिर तो ये बढ़ ही रहा है।
ठीक है, तू इस केस पे अटक चुका है, बाहर निकल यहाँ से बे, और भी है दुनिया में कुछ। चलो कर लो, नोट कर लो, कोई बात नहीं। नोट करो भैया, नोट्स बना लो, कम पढ़ेंगे तुम्हारे स्कूल वाले नोट्स, बता दिए पहले। कर लो, नोट कर लो पूरा। टाइम लगेगा बॉस, अच्छा खासा, तभी तो ऑर्गेनिक ऑनलाइन में चालू करवाई है। कोई चांस ही नहीं है दूर दूर तक। अबे ऑर्गेनिक में आराम से कराता हूँ, बहुत बढ़िया एकदम। ये कुछ भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा बेटा तो देख, ऐसा है ना कि तेरा नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि फाइनल में नहीं आएगा, फाइनल में डाल देंगे वो। सही पेपर में तो बन रहा है, इस वाले में नहीं आ सकते तेरे, आईटी है ये तो तू देख, आए किस में बकवास कर रहा है, पढ़ता है नहीं घर पे जाके। पढ़ भाई, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना चालू तो कर दो। अब 3 क्लास कराई है, 3 क्लास तेरी साथ साथ हो रखी है ना, तो बस उसको मिस मत कर दियो। और अभी तो उसमें आलस कर रहा है, ढंग से तूने बस पहले जो बना रखा है उसके बेस पे चल रहा है, जो नए एग्जाम्पल डलवाऊंगा वो तो तेरे रह ही जाएंगे। चलो हेडिंग बना लो, ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लो। हेडिंग बना लो बेटा, ऑस्टवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लो। ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लो, ठीक है। इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन इसमें लिखो, ये किसका इफेक्ट है? कंसेंट्रेशन का। इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन और डाइल्यूशन और वेरिएशन ऑफ अल्फा, ठीक है, या फिर ऑन अल्फा कर लो, ठीक है, ठीक है ना। चलो तो, और ये एक कहानी और लिख लो पहले ही, एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन होते हैं? जो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होना चाहते या बहुत ही कम होते हैं। फॉर एग्जांपल AB एक्वस था, डिसोसिएट्स होके क्या देगा आपको? डिसोसिएट होके क्या देगा बेटा? A प्लस एक्वस प्लस B माइनस एक्वस देगा। इसका कंसेंट्रेशन क्या? C, इसका क्या? 0, इसका क्या? 0, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम क्या सिखाया आपको? एट इक्विलिब्रियम C अल्फा C अल्फा C अल्फा। अब के डिसोसिएशन क्या सिखाया था आप लोग को? डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना, ये वही चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम। अब मैं बात करता हूँ कंसेंट्रेशन की। पहले कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर डाइल्यूशन बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा, बोलो यस और नो। अगर डाइल्यूशन बढ़ेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस। तो कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। ये बात पता लग रही है ना तुम्हें यहाँ से? ठीक है। अब क्या करोगे तुम लोग? वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको क्या सिखाया था? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ये डिसोसिएट ज़्यादा होगा कि कम होगा? पहले ये बताओ। ये कम होगा, तो इसका जो अल्फा होगा वो लेस देन 1 होगा। ये बात पहले मैं लिख चुका हूँ। डिसोसिएशन जो होगी कम होगी। यार ये टूटेगा ही नहीं, अरे बोलो,
तो एक बात बताओ, ये जो अल्फा है वो 1 से बहुत छोटा है, मतलब एक 1 है, उसमें से माइनस कर रहे हो 0.0001, तो ऑलमोस्ट 1 ही हो गया वो। अल्फा अगर बहुत ही छोटा है तो 1 माइनस अल्फा इज 1 ओनली। कर दे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, के क्या हो जाएगा आपका सी अल्फा स्क्वायर, क्योंकि 1 माइनस अल्फा को क्या डाल दिया मैंने, 1 डाल दिया, तो अल्फा क्या हो जाएगा अंडर रूट के ए बाई सी। ये फॉर्मूला आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डायरेक्ट याद रख सकते हो। कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट दिखा, उसका अल्फा कैसे निकालोगे, अगर उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन है, डिवाइड बाय क्या कर देना उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो आपका जो कंसेंट्रेशन है वो किसके इनवर्स है, 1/c को मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, v डाल दिया। क्या आपको ये फंडा समझ में आ रहा है? एक ये बात ध्यान रख लेना, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन। बेटा कहाँ पे कह रहे हो आप, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 ओनली, या फिर आप ऐसे कर लो, तुम लोग ऐसे बना, ठीक है ना। ये कहानी क्लियर हो रही है? इसमें एक नई कहानी और ऐड करते हैं। देखो ये जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो इसको मैं के लिख देता हूँ एक बार, है ना, के ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, के ए, और इसको 1 माइनस अल्फा मल्टीप्लाई करना, माइनस के इंटू अल्फा, और इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, माइनस का सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। ये बात समझते हो? फ्रॉम दिस वी हैव डिराइव्ड दिस। कैसे? मैंने इसको ऊपर क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया के ए माइनस के ए इंटू अल्फा, और ये जो इक्वल टू वाला सी अल्फा स्क्वायर था मैंने इसको वहाँ पे भेज दिया, इक्वल टू क्या कर दिया 0 कर दिया। ये बात समझ पा रहे हो? बोलो यस और नो। अब सुनो ध्यान से, अगर मैंने इसको ऐसे बना दिया है, व्हेन कंसेंट्रेशन अप्रोचेस 0, मतलब वॉल्यूम दबा के बढ़ाया है तुमने, मतलब डाइल्यूशन बहुत किया है, तभी तो कंसेंट्रेशन अप्रोचेस 0 होगा। अरे ऑन बहुत भयंकर वाली क्या डाइल्यूशन, यानी कि मैं कह सकता हूं ऑन डाइल्यूशन कंसेंट्रेशन अप्रोचेस 0। अच्छा, कंसेंट्रेशन अगर अप्रोच करेगी 0 तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा 0। अब ये इक्वल टू उधर जाएगा तो के से के क्या हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा क्या आ जाएगा आप लोग का 1, तो अल्फा अप्रोचेस 1, और अल्फा 1 का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन। अरे बोलो यार, ये भयंकर बात है, ये कमाल की बात है ये। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की जबरदस्त डाइल्यूशन करवा दी जाए, जबरदस्त डाइल्यूशन करवा दी जाए, तो वो अब किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से कम नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की जबरदस्त डाइल्यूशन करवा दी जाए तो उस केस में, स्पेशल केस में, उसका अल्फा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है। तो लिख सकते हैं कंक्लूजन, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट्स बिहेविंग एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट व्हेन सॉल्यूशन इज एक्सट्रीमली डाइल्यूटेड। कंक्लूजन रहा मेरा, weak electrolyte start behaving as
strong electrolytes when extremely diluted, ठीक है, when extremely diluted. Such solutions are known as infinite dilute solutions. Infinite dilute solutions and molar conductivity of such solutions do not further increase. ये टॉपिक आपको क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मिलेगा, ये मोलर कंडक्टिविटी वाला काफ़ी सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ये बस पॉइंट लिख लो, मैं आपको बाद में एक बार कभी फिर और इसकी चर्चा हो पाएगी, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी अभी आपको इतना अनुमान नहीं है, ठीक है। एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सच सॉल्यूशन डू नॉट फर्दर इंक्रीज ऑन फर्दर डाइल्यूशन। ये कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक है, तो ये था आपका ऑस्टुअल डाइल्यूशन लॉ, इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। और जब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा कोई, तो आज आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट सिखाए हैं, जब भी कभी वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा तो आप इसको अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं अल्फा को, अल्फा इज √Ka/C, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट जो आएगा वो नेक्स्ट क्लास पे जाएगा, क्योंकि अभी तो टाइम हो गया, ठीक है ना, तो फिर आगे फिर तभी बात करते हैं। आज के लिए इतना ही।